फरीदा सुत्या तेरी दाढ़ी आया पूर अग्गा नेड़े आ गया, अग्गा नेड़े आ गया, पिछे रह गया दूर। चढ़ फरीदा कोटे उठे वेख घर घर लगी अग, चढ़ फरीदा कोटे उठे वेख घर घर लगी अग। तू समझी मैं दुखी हां, इत्थे दुखी सारा जग। लीडर उस्ताद होता है जखरानी साहब, और उस्ताद रूहानी बाप होता है। वल्लाह मेरा सीना और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का सीना, नौजवानों का सीना चीर दिया गया जिस ने इस मुल्क के साबिक वजीर आजम को यहां से पकड़ के हाई कोर्ट से ले गए। वो इमरान खान का कॉलर नहीं था, वो 25 करोड़ अवाम का गिरबान था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टाइम 5 मिनट था, आप बोल लें। थोड़ा सा दीजिएगा। रूल्स के मुताबिक, एडवाइजरी के मुताबिक बोलें अली मोहम्मद जी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये मेतला साहब कह रहे हैं, दोबारा रिक्वेस्ट है। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में ये तल्ख बहुत बंद है मजदूर के औकात। किसने कहा? मेतला साहब ने। मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, जो किसानों का देश है। मेरे बाप दादा किसान रहे हैं, हाँ साथ पढ़ लिख गए। दादा मेरे अलीगढ़ चले गए, वहाँ से अलीगढ़ तहरीक, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान का बनना सारा, तो पॉलिटिक्स आ गई ख़ानदान में, लेकिन बुनियादी तौर पे किसान है और छोटे किसान हैं, कोई बड़े लैंडलॉर्ड नहीं है। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, 12-13 साल से यहां बजट्स में मैं स्पीच कर रहा हूं और मेरी हर बजट में यह बात होती है कि अपोजिशन कहती है बुरा बजट है, हुकूमत उसकी डिफेंस करती है, लेकिन एक बुनियादी नुक्ते पे हम नहीं आते, और वो ये है जिस दिन हम इस नुक्ते पे आ गए ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान बन जाएगा जिसके लिए 27 रमजान अल मुबारक को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह के फैज से ये मुल्क हमें मिला था। और वो ये कि बजट जब हम गैर सूदी बनाएंगे, जब तक सूद से ये मुल्क निकलता नहीं है तब तक हम वो बजट नहीं बना सकते जिससे मजदूर खुश हो। वो मजदूर जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, उसका ये हक तो है ना कि जिस फैक्ट्री में वो इस सख्त गर्मी में 45, 46, 47 की डिग्री है इस वक्त मुल्तान में, इस वक्त राजनपुर साइड पे, इस वक्त फैसलाबाद में गर्मी है, सियालकोट में गर्मी है। वो जो पसीनों मजदूर जो उसमें पसीनों में डूब जाता है, और जब वो रात को निकलता है और अपने फैक्ट्री मालिक को नए मॉडल की मर्सिडीज बेंज एस क्लास में प्रोटोकॉल में निकलता हुआ जाता हुआ देखता है, उतना तो उसका हक है ना कि आने वाली ईद में अपने बच्चों को कम से कम नए कपड़े तो दे सके। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस वजह से बाजार नहीं जाते कि बच्चों को अगर साथ ले गया तो वो नए जूते मांगेंगे। बेशुमार ऐसे नौजवान हैं जो अपनी मां की आधी दवाई लेके आते हैं क्योंकि उनके पास आधी दवाई के पैसे हैं। मैं खुद इस चीज को फेस करके ये बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं क्लेम करता कि मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं, लेकिन इंसान पे हर तरह का वक्त आता है। मुझे याद है जब मेरा वालिद मौत और जिंदगी की कश्मकश में था और मजबूरन मुझे सरकारी अस्पताल से पेशावर में एक प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ा क्योंकि वेंटिलेटर की सहूलत सरकारी अस्पताल में नहीं थी। मुझे उस दिन पता लगा कि जेब में पैसे होने कितनी जरूरी हैं। हम यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उस मजदूर का नहीं सोचते, उस किसान का नहीं सोचते कि जिसकी रात को जब ओले पड़ते हैं और उसकी तंबाकू की फसल तबाह हो जाती है या उसके खेत खलियान को जब आग लग जाती है, इस मुल्क में क्या कौन सा सिस्टम है जो किसान को रिलीफ दे, जो मजदूर को रिलीफ दे। शहादतें भी बहुत देख ली, सिविलियंस की भी देख ली, फौजियों की भी देख ली, लेकिन आज अगर आप मेरे से पूछें, ये इस वक्त पार्लियामेंट जिसके ऊपर अल्लाह के 100 नाम है और माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, ये एक मरसिया पढ़ रहा है जनाब
डिप्टी स्पीकर साहब, मर्सिया, किस चीज का मर्सिया? जमहूरियत का मर्सिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। और उसका सबूत यह है कि अगर हमारी जमहूरियत जिंदा होती तो मोहतरमा बेनजीर शहीद ना होती। अगर हमारी जमहूरियत जिंदा होती तो इमरान खान गोलियां खा के 650 दिनों से जेल में ना होता। अगर हमारी जमहूरियत जिंदा होती, मुझे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन है अपनी जमात का लीडर है नवाज शरीफ, मुल्क छोड़ के उसको बाहर ना बैठना पड़ता। अगर यहां जेन्युइन जमहूरियत होती तो या इमरान खान वज़ीर आज़म होता जिसको वोट मिला है, या फिर अगर उन्हीं की हुकूमत आपने बनानी थी तो मियां नवाज शरीफ आज वज़ीर आज़म नहीं है। क्या वजह है कि हर दौर में किसी लीडर की मां या बहन को जेल के बाहर बैठना पड़ता है? मैं तो जनाब शाह साहब, मुझे तो दुख होता था जब मैं देखता था कि एक साबिक वजीर आजम की बेटी अपने छोटे बच्चों के साथ एक जेल के बाहर बैठी होती थी। मोहतरमा की बात कर रहा हूं, लेकिन यह तो तारीख दर तारीख दोहराई जा रही है। हम कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? बतौर वकील मुझे बड़ा दुख हुआ। आज हमने क्या हालत कर दी उस जमहूरियत की। मेरा बेटा वकालत पढ़ रहा है, मैंने भी वकालत पढ़ी, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंजीनियरिंग के बाद आया हूं। किसी का इतना दिल का जोर नहीं होता कि इंजीनियरिंग करके वकालत पढ़े। मेरा यह था कि मैं कलम से लड़ाई लड़ूंगा, बंदूक से नहीं। यहां से ऐसी तरमीम हुई हैं। मैं तो भुट्टो के गम में आपके साथ खड़ा हूं। जब भुट्टो को फांसी लगी, मैं खुद बतौर वकील उस केस के दौरान जूनियर सुप्रीम कोर्ट आता था, अपने उस वकील उस्ताद के साथ जो खुद शहीद हो गया, लतीफ अफरीदी, जो एक शहीद का केस लड़ने नमाई के साथ आता था सुप्रीम कोर्ट। और वहां मुझे वो तारीखी अल्फाज सुनने को मिले जब मेरे एक मोहतरम सीनियर बाबर रवान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में उस केस का हवाला दिया, जब एक जज ने एक साबिक वजीर आजम को कहा कि क्या एक मुसलमान वजीर आजम ऐसे होता है। ये अल्फाज, तज़हीक आमेज़ अल्फाज भुट्टो को सुनने पड़े, जिसने आपको एटमी क़ुव्वत दी, जिसने आपको खत्म नबूवत का कानून दिया। लेकिन क्या तब्दील हुआ? मैं तो भुट्टो की फांसी पे आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन मेरे लीडर के बदन को जो 4 गोलियां लगी हैं, आप इस ऐवान में थे। किस पार्लियामेंटेरियन ने खड़े होकर इमरान खान के हक में 2 बातें की हैं कि बुरा है, जैसा भी है, मेरा साबिक वज़ीर आज़म मुल्क का, गोलियां उसको लगी हैं। मैं अपने दामन में शहीद बेनज़ीर की लाश उठाए बैठा हूं। बिलावल साहब को या अभी साबिक वज़ीर आज़म राजा साहब को क्यों नहीं बात करते आप? हमें वो गम, हमें वो दुख लगता है जो मुझ पे गुजरता है। बाबा फरीद ने फरमाया, उठ फरीदा सुत्या, तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। चढ़ फरीदा कोटे उठे, वेख घर घर लगी अग। चढ़ फरीदा कोटे उठे, वेख घर घर लगी अग। तू समझी मैं दुखियां, इत्थे दुखी सारा जग। लीडर उस्ताद होता है जखरानी साहब, और उस्ताद रूहानी बाप होता है। वल्लाह मेरा सीना और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का सीना, नौजवानों का सीना चीर दिया गया जिस दिन इस मुल्क के साबिक वजीर आजम को यहां से पकड़ के हाई कोर्ट से ले गए। वो इमरान खान का कॉलर नहीं था, वो 25 करोड़ अवाम का गिरेबान था। नकार खाने में तोती की आवाज। बिल्कुल गलत हुआ, गलत को गलत कहेंगे, वो गलत था। लेकिन अगर वो गलत था तो 650 दिन से इमरान खान की जेल सही कैसे हो गई? शहीदों की बात होती है। मेरे अपने इलाके में 3-4 जनाजे आए हैं। मैं आपको परसों तरसों की बात बताता हूं। लेफ्टिनेंट दानियाल शहीद हुआ है। लेफ्टिनेंट दानियाल मेरे इलाके में आके शहीद हुआ है। उसकी लाश आई है, बॉडी आई है। उसके वालिद जो एक एयरमैन है, एयरफोर्स में काम ऑफिसर रैंक के नहीं है, उनके साथ मैं बैठा था। उन्होंने वही बात मुझे की। मैं हमेशा शहीदों के पास जाता हूं, जो मुझे सालों पहले कैप्टन जुनैद के वालिद ने रावलपिंडी के करीब इस्लामाबाद में की। दोनों ने एक बात की। कैप्टन जुनैद जब शहीद हुए, उनके वालिद ने मुझे कहा कि मैं एयरमैन था, मेरी जिंदगी का अरमान था कि मेरा बेटा ऑफिसर बने और मैं उसको वर्दी में सैल्यूट करूं। कहता है मेरा बेटा शहीद हो गया। ये दूसरा मेरे पास आता है, वो स्पेशल बच्चा था, कहता अब ये मेरा एहसास है।
اور دانیال کے والد مجھے کیا کہتے ہیں, اس کے بالکل گھر کے سامنے اس کی قبر ہے, جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا ہے. کہتا ہے دانیال ایک خواب تھا. تو شہادتیں قربانیاں تو ہر جگہ پہ ہیں, پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ اے چاند یہاں نہ نکلا کر, یا الٹی گنگا بہتی ہے. اس دیش میں اندھے حاکم ہیں, نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں, نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں. یہاں پہ کاروبار بہت, اس دیش میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں علی شان بہت, اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر. یہ دیش ہے اندھے لوگوں کا. لیکن ہمارا اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. ہم نے مایوس نہیں ہونا, ہم نے اپنی جمہوریت سے مایوس نہیں ہونا. ہم نے سٹینڈ لینا ہے, غلط کو غلط کہنا ہے, صحیح کو صحیح کہنا ہے. ہمارا لیڈر پیغمبر نہیں ہے, پیغمبر ایک ہی ہے جو وہاں آخری جو وہاں گنبد خضرا کے نیچے وہاں موجود ہیں. باقی سب انسان ہیں. غلط کو غلط کہو یار. ہم سب لیڈرز ہیں. یہاں جو آتے ہیں پیچھے آپ کے بھی لاکھوں لوگ ہیں. آپ غلط کو غلط کہو گے تو لیڈرشپ بھی ٹریک پہ رہے گی. لیڈرشپ کے ساتھ مضبوط رہو. کبھی کسی کو اپنے لیڈر کو دغا نہیں دینی چاہیے, لیکن اپنے اندر عمری صفت پیدا کرو. سب کو پاکستانیوں کو میں کہہ رہا ہوں, جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے 2 چادریں لی ہیں اور ہمیں تو صرف ایک ملی ہے, تو انہوں نے پھر اس کی وضاحت دی. جب ہم اپنے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا کلچر پیدا کریں گے, دوسرے کی طرف ایک انگلی کرتے ہو 3-4 اپنی طرف ہوتی ہیں, وہ ہم نہیں دیکھتے. میرے دوستو, میرے پاکستانیوں, جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اپنے گفتگو کے اختتام کی طرف میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں, اگر صرف ملک چلانا ہے تو چل رہا ہے, جمہوریت کے بغیر بھی چل رہا تھا. لیکن اگر ملک کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنانا ہے, جو صوفی برکت علی صاحب کا ایک پیشن گوئی تھی, جو قائد اعظم کا ایک خواب تھا, جو بات صوفی برکت صاحب کر گئے, فیصل آباد والے کہ وقت آئے گا کہ اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے ہوں گے. تو 1948 میں یا 42 میں قائد اعظم محمد علی جناح لائف میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں. ان سے پوچھا گیا, مسٹر جناح, ہاؤ ڈو یو پرسیو پاکستان؟ جناح صاحب سیڈ, I perceive Pakistan to become the pivot of the world. اور اسی جناح نے یہ بھی کہا, pivot of the world یعنی دنیا کی سب سے مضبوط طاقت بنے گی. اسی جناح نے یہ بھی کہا جمہوریت کا مرثیہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا, آخری 1-2 منٹ بس, میرے خیال میں وقت ختم ہو رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا سٹاف کالج کو, I think 14 جون 1948 کو, انہوں نے کہا کہ it is we the civilians who are going to make the policies. الفاظ کمی بیشی ہو سکتی ہے. آرم فورسز کو کہا سٹاف کالج میں, you have to obey those policies, implement those policies. We the civilian will make the policies. My question to this parliament is, when will that time come when the civilian leadership, who are the real heirs of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, Barrister Jinnah, ایک قلم کے مزدور نے بنایا تھا, گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے ایک سیاسی کارکن, ایک قلم کے مزدور نے پاکستان بنایا تھا. پھر ہم اسکواڈرن لیڈر یوسف کے پاس بھی جاتے ہیں, ارتضا بچہ جس کو ادھر گولا لگا, کرنل حسین صاحب کے, ظہیر حسین صاحب کے بیٹے ہیں. جنگ کے دوران میں ان کے گھر گیا, میرے اپنے علاقے میں ایاز شہید کی لاش آئی ہے, کندھے پہ اس کی لاش رکھ کے قبر میں اتاری ہے. اور ابھی ایک اور لاش آئی ہے شہید شوکت علی کی, اس کی قبر پہ اس جگہ کھڑا تھا, یہ کسی کو نہیں پتا. یہ اس ہفتے میں اس کی قبر پہ جو فاتحہ پڑھ رہا تھا. ہم اپنے قائد کے وژن پہ ہیں, یہ کام ہم لوگ کریں گے, اور اس کے لیے ضروری ہے جنگ جیتنے کے بعد ایک اچھا موقع تھا, اب بھی ہے, ملک کے قوم کے لیڈر کو باہر نکالیں. عمران خان صاحب سے بات کیجئے, میاں صاحب بھی ملک میں واپس آئیں, زرداری صاحب, یہ سب لوگ, میں جب یہ بات کرتا ہوں میری جماعت میں شاید کچھ لوگ اس کو ناپسند کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں سیاسی فورسز کو سیاسی فورس سے بات کرنی چاہیے. آپ بیٹھیں اور فیصلہ کریں اس ملک کا مستقبل کیا ہے. کیا اس ملک کا مستقبل یہ ہے کہ 88 میں بے نظیر آئے, 90 میں اس کی حکومت IGI بنا کے توڑ دی جائے, یا اس کا مستقبل یہ ہے کہ 97 میں نواز شریف 2/3 سے آئے اور ہتھکڑی ڈال کے باہر بھیج دیا جائے, یا عمران خان آ جائے, اور وہ تب تک تو قابل قبول ہے جب تک آپ کو ایک ینگ یا ایک ماڈرن فیس لگتا ہے. لیکن جب اس کرسی پہ, جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آخری 50 سیکنڈ دے دیں, اس کرسی پہ جب عمران خان صاحب بیٹھے تھے, عالم اسلام اکٹھا تھا, اور وہاں اسپیچ کرتے ہوئے عمران خان نے یہ کہا امت مسلمہ کو, جس طرح آج ایران پہ حملہ ہو چکا ہے,
امت مسلمہ کو سڑ لینا چاہیے, وہ اسے کو بلانا چاہیے. عمران خان نے وہاں کھڑے ہو کے کہا آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں. امت مسلمہ کو کہا 16 منٹ اسرائیل کے خلاف اپنی بات اور ہندوستان کے خلاف فلسطینیوں کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. میں نے کہا اب نہیں چھوڑیں گے. جب بھٹو نے اسلامک بلاک کی بات کی, پین اسلامزم, اس کو فارغ کیا. جب عمران خان نے پین اسلامزم کی بات کی, اس کو فارغ کیا. یہی گناہ ہے اس آدمی کا, مدنی ریاست کی بات کرنا, پین اسلامزم کی بات کرنا, اور امریکہ میں جا کے کھڑے ہو کے یہ کہنا we will fight, انشاءاللہ we will fight Pakistan.